नमस्ते। चलिए आज चलते हैं प्राचीन भारत के इतिहास में एक बहुत ही रोमांचक सफर पर और जानते हैं उन पहले महान राज्यों के बारे में जिन्हें हम महाजनपद के नाम से जानते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी के दिल में ना एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छिपा हुआ है। सवाल ये है कि आखिर कैसे कई आपस में लड़ने वाले, एक दूसरे से मुकाबला करने वाले राज्य एक साथ मिलकर एक बहुत बड़े शक्तिशाली साम्राज्य का रूप ले लेते हैं। यही सवाल आज हमारे इस पूरे विश्लेषण की राह दिखाएगा। अच्छा, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हम बात किस समय की कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं लगभग 600 ईसा पूर्व की। ये वो दौर था जब वैदिक काल खत्म हो रहा था और भारतीय इतिहास एक बहुत बड़े एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा था। इतिहासकार इसे दूसरा शहरीकरण भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के सदियों बाद ये पहली बार हो रहा था कि भारत में फिर से बड़े बड़े हलचल भरे शहर बस रहे थे। तो आज हम इन 5 हिस्सों में इस पूरी कहानी को समझेंगे कि कैसे छोटे छोटे राज्यों के संघर्ष से भारत के पहले साम्राज्य की नींव रखी गई। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक जबरदस्त बदलाव के दौर से। सोचिए, सदियों तक लोग ग्रामीण जिंदगी जी रहे थे और फिर अचानक गंगा के मैदानों में बड़े बड़े शहर उभरने लगे। ये वाकई एक नए युग की शुरुआत थी। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद शहरी जीवन का एक तरह से पुनर्जन्म हो रहा था। तो ये शब्द महाजनपद, इसका मतलब क्या है? देखिए, संस्कृत में इसका मतलब है महान क्षेत्र। ये सिर्फ राज्य नहीं थे। सोचिए कि ये अपने समय की उभरती हुई सुपर पावर थीं, जो बहुत तेजी से अपना असर बढ़ा रही थीं और उस दौर के राजनीतिक नक्शे को हमेशा हमेशा के लिए बदल रही थीं। और अगर हम इसे और भी गहराई से समझें तो इसमें जो जनपद शब्द है उसका मतलब है लोगों का गढ़। इससे ये पता चलता है कि कैसे जो घुमंतू कबीले थे वो अब एक जगह बस रहे थे और अपनी जमीन और पहचान बना रहे थे। मतलब ये राज्य उन लोगों के नाम पर बने जिन्होंने इन क्षेत्रों को बसाया था। अब ये जो नंबर है 16, ये बहुत जरूरी है। अंगुत्तर निकाय जैसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथों में हमें ऐसे 16 शक्तिशाली राज्यों का जिक्र मिलता है जो उस समय पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैले हुए थे। पता है, इस दौर को जो चीज और भी ज्यादा दिलचस्प बनाती है वो है यहाँ की राजनीतिक विविधता। ये सिर्फ राजाओं और उनके आलीशान महलों की कहानी नहीं है। उस जमाने में शासन करने के कई अलग अलग तरीके मौजूद थे। उस समय ना 2 मुख्य तरह की सरकारें थीं। एक तरफ तो थी राजशाही, जहां सारी शक्ति एक राजा के हाथ में होती थी, और दूसरी तरफ थे गणसंघ यानी कि गणराज्य, जहां शासन किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि कुलीनों की एक सभा का होता था। सोचिए, उस जमाने में भी गणतंत्र का ये विचार मौजूद था। बड़ी दिलचस्प बात है ना? वैसे तो 16 राज्य थे, लेकिन उनमें से 4 राजशाही ऐसी थी जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली थीं, और वर्चस्व की जो असली लड़ाई थी वो मुख्य रूप से इन्हीं चारों के बीच थी। ये था मेन इवेंट। तो चलिए उस शतरंज की बिसात की कल्पना करते हैं जिस पर 4 बड़े खिलाड़ी वर्चस्व के लिए मुकाबला कर रहे थे। सबसे पहला खिलाड़ी था कौशल, अपनी राजधानी श्रावस्ती के साथ। ये एक स्थापित महाशक्ति थी, मतलब इस खेल का एक पुराना और सम्मानित खिलाड़ी। फिर मैदान में था दक्षिण का वत्स, जिसकी राजधानी कौशांबी व्यापार का एक धड़कता हुआ केंद्र थी। इसके राजा उदयन ने इसे एक ऐसा मजबूत दावेदार बना दिया था जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। पश्चिम में अवंती का दबदबा था, जिसकी राजधानी उज्जैनी एक बहुत ही अहम जगह पर थी। ये व्यापार और सैन्य शक्ति दोनों का एक बहुत बड़ा गढ़ था। और आखिर में आता है मगध। शायद शुरुआत में इसे किसी ने गंभीरता से नहीं लिया होगा, एक नए खिलाड़ी की तरह, लेकिन इसकी महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी। यही वो राज्य था जो आगे चलकर हमारी कहानी का हीरो बनने वाला था और जो भारत की किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाला था। और बस यहीं से कहानी सबसे रोमांचक मोड़ लेती है। कैसे मगध ने, इस नए खिलाड़ी ने, अपनी रणनीतिक कुशलता और जबरदस्त सैन्य ताकत से अपने सभी पुराने और बड़े प्रतिद्वंदियों को एक एक करके पीछे छोड़ दिया। मगध का ये जो उदय था ना, वो कोई इत्तेफाक नहीं था। ये शानदार रणनीति और निर्मम विस्तार का नतीजा था। इसकी शुरुआत की राजा बिंबिसार ने। उन्होंने सबसे पहले पड़ोसी राज्य अंग पर कब्जा किया। फिर कूटनीति का इस्तेमाल हुआ, जब कौशल के साथ एक विवाह संधि करके अमीर काशी को दहेज में हासिल कर लिया गया। इसके बाद सालों तक चले कड़े संघर्षों में मगध ने एक एक करके अपने प्रतिद्वंदियों को हराया, और आखिरी और निर्णायक कदम था राजा शिशुनाग द्वारा अवंती की विजय, जिसने मगध को इस दौर की निर्विवाद अनडिस्प्यूटेड महाशक्ति बना दिया। लेकिन ये 4 महान राजतंत्र अकेले नहीं थे।
उस समय का राजनीतिक नक्शा बहुत ही रंगीन और विविध था। काशी में वाराणसी, गांधार में तक्षशिला और शूरसेन में मथुरा जैसे शहर ये सिर्फ राजधानियां नहीं थे, बल्कि ये संस्कृति, ज्ञान और व्यापार के ऐसे जीवंत केंद्र थे जिनके नाम आज भी हमारे इतिहास में गूंजते हैं। तो चलिए अब इस पूरी कहानी के आखिर में देखते हैं कि इस संघर्ष और एकीकरण के दौर ने भारत के भविष्य के लिए कैसी विरासत छोड़ी, इसका असर क्या हुआ। तो इस युग की स्थायी विरासत क्या थी? सचमुच में बहुत बड़ी थी। इन युद्धों और संधियों के दौर ने न सिर्फ नंद वंश के तहत भारत के पहले साम्राज्य को जन्म दिया, बल्कि इसने लोगों की सोच को भी बदल दिया। एक बड़े केंद्रीकृत राज्य का विचार हावी हो गया। और इतना ही नहीं, इसी समय बौद्ध और जैन धर्म जैसे क्रांतिकारी नए विचार सामने आए जिन्होंने पुरानी व्यवस्था को चुनौती दी। इसने उस भारतीय समाज और संस्कृति की नींव रखी जिसे हम आज जानते हैं। और ये जो उद्धरण है, ये इस बदलाव की भयावहता को दिखाता है। पुराणों में लिखी ये कड़वी बात हमें बताती है कि मगध की जीत कितनी निर्णायक थी और इसने कई पुराने महान राज्यों के युग का हमेशा के लिए अंत कर दिया। और इसी के साथ हम एक आखिरी विचार पर आते हैं। जब हम राजनीति, रणनीति और साम्राज्य निर्माण की इन प्राचीन कहानियों को देखते हैं तो शायद हमें अपनी आज की दुनिया की भी कुछ झलकियां नजर आती हैं। इन प्राचीन शक्तियों के उत्थान और पतन से आज हम क्या सबक सीख सकते हैं, इस पर सोचना वाकई जरूरी है।